बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन में उसामा तेब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की स्टोरीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के नौजवान रोइंग स्टार मोहम्मद अब्दुल रहमान, जिन्होंने आलमी चैम्पियन बन के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो इलेक्शन है कश्मीर के, उस हवाले से, और इसके साथ साथ सिंध में 2026 के पहले 6 माह में 729 बच्चों में HIV की तशखीस हुई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रोइंग स्टार मोहम्मद अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। मैं थोड़ा सा अगर इनके बारे में बताऊं तो पाकिस्तान के नौजवान रोइंग एथलीट मोहम्मद अब्दुल रहमान ने आलमी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल की है और 2026 वर्ल्ड रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इनका जो मुकाबला था उसमें ये पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर बिलतरतीब फ्रांस और मिस्र रहे। तो इनसे जानते हैं इनका जो सफ़र है वो कैसा रहा। अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये बड़े ऐसे मशहूर खेल हैं जो गली गली खेले जाते हैं। रोइंग उस तरह से हमें नज़र नहीं आती, ये स्पोर्ट्स के लोग इसके अंदर जो है वो जाएं। तो किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो रोइंग का जो आगाज़ है ये 2022 में हुआ था, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट था। वहाँ से मैं अचानक जिम करने गया तो वहाँ के कोच थे, उन्होंने मुझे ना इस हवाले से गाइड किया। मैंने मशीन पे चेकअप किया और जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ना एक तरतीब के साथ गाइड किया कि बेटा आप ये कर सकते हो। वहाँ से मेरा ये आगाज़ हुआ। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, वहाँ ट्रायल दिए, स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन हुआ और ये आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ता गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। ज़बरदस्त। और ये बताएं कि फ्रांस और मिस्र के खिलाड़ियों को आपने मात दी, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? देखिए, जो भी एक आलमी सतह पे कंपटीशन होता है, खिलाड़ी तो प्रिपेयर होके आते हैं और मैं भी फुल तैयारी के साथ गया था और उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद थी, वालिदैन की दुआएं थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया और मैंने पहली पोजीशन हासिल की। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि मुझे पता चला कि कुछ ऐलानात भी हुए जिन पे शायद उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ, वो क्या बात थी? जी बिल्कुल, ऐलानात तो हुए थे लेकिन उन पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ जिससे मैं उनको दोबारा कहना चाहता हूँ कि काइंडली वो अपना जो है ऐलानात जो किए हैं उन्होंने, वो उन पे अमल करें और जो मेरा हक बनता है मुझे दें। बिल्कुल सही। अच्छा, ओवरऑल कितना मुश्किल सफ़र था ये? सफ़र स्पोर्ट्स का शुरू से शौक़ था, एक जुनून जज्बा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कोच थे वो गाइड करते थे और रोज़ाना ट्रेनिंग करवाते थे और ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा है। और वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे ट्रेनिंग करवाते थे। बड़ी मुश्किल हालात जब आते थे तो वो बड़ा एहसन तरीके से गाइड करते थे मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पे अमल करता था और ये सफ़र। अच्छा, ये बताएं कि दोबारा से वर्ल्ड रोइंग चैम्पियनशिप शुरू होने जा रही है, तो हुकूमत की तरफ से कुछ सहूलियात, कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं इस दफ़ा? जी बिल्कुल। अभी दिसंबर में बरतानिया में होने वाली वर्ल्ड, ये वर्चुअल थी, वो फिज़िकल होनी है वहाँ पे दिसंबर में। और जब मैं लास्ट टाइम 2024 में मैं आया था मलेशिया से वापस, तो मिनिस्टर स्पोर्ट्स से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ा अच्छा हमें तब तो मतलब कहा कि इंशाल्लाह आपको CM से शील्ड दिलवाएंगे और आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल देंगे, लेकिन वो अभी तक उम्मीद ही है, अभी तक वो अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरी दोबारा उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली, अब तब वो मैं एशियन चैम्पियन था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन बन गया हूँ, तो काइंडली इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। हम भी आपकी तरफ से CM साहिबा को गुजारिश करते हैं कि वो ज़ाहिर ख़वातीन के लिए, खेलों के लिए बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो हम चीज़ें देखते हैं, तो उन तक आवाज़ पहुंची और ज़रूर आपको मुलाकात के लिए बुलाया जाए। वैसे ओवरऑल जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं, हुकूमत है, उनसे क्या तवक्कुआत हैं आपकी? हमारा काम तो सर मेहनत करना होता है और जो भी अवार्ड वगैरह, एजाज़ी शील्ड वगैरह, ये आलमोस्ट ये मुल्क जो हैं वो करते हैं। तो मेरी बड़ी उम्मीद है कि ये मेरा इंटरव्यू होने के बाद इंशाल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल सही है। और ये भी मुझे बता दीजिए कि ओलंपिक्स या आइंदा होने वाले मुकाबलों के बारे में क्या प्लानिंग की है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग काफ़ी दिन ब दिन अच्छी जा रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितना हो सके पाकिस्तान के लिए करेंगे और मज़ीद पाकिस्तान का नाम जो है वो आलमी सतह पे बुलंद करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। कितना वक्त सर्फ करते हैं ट्रेनिंग के लिए?
ट्रेनिंग के लिए 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को होती है, और इसमें ऑलमोस्ट सारी कार्डियो, फिटनेस ट्रेनिंग, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग सब आ जाता तो स्टडीज़ भी साथ चल रही है? जी, मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, और स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स का एक शौक़ है, ये भी कर रहे हैं और साथ में अपनी डिग्री भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब दूसरा मुझे ये बताएं कि कैसा रुझान है यूथ का इस वक्त खेलों को लेके? जैसे मैंने 3 रवायती खेल आपको बताए, जिसमें मैंने क्रिकेट की बात की, हॉकी की बात की, फुटबॉल की बात की। ये तो वो खेल हैं जो हम देखते हैं कि जगह जगह, हर शहर, हर गांव, हर गली कूचे के अंदर खेले जाते हैं। लेकिन रोइंग जैसे और दूसरे खेल जो है वो उसके ऊपर उतना फोकस नहीं, इवन दौड़ों के अंदर इतना फोकस नहीं किया जाता। तो अब जो हमारी जनजी है, अब जो हमारी यूथ है, क्या वो आ रही है इन खेलों की तरफ? आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स या और कितने एथलीट्स होते हैं जो इस तरह की खेलों में हिस्सा लेते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? जी, पहली बात तो ये है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल जो हैं वो वीरान होंगे। और दूसरी बात आपने कही कि रवायती खेलों के बारे में आपने कहा है, रोइंग जो है वो ऑल ओवर बॉडी की ट्रेनिंग है। और मैं ये पंजाब हुकूमत से ये अपील करूंगा कि जितने भी आगे स्पोर्ट्स इवेंट ये करवा रहे हैं, काइंडली उसमें रोइंग जो है वो ज़रूर ऐड करें। अभी नहीं है ऐड? अभी ये ऐड नहीं है। ऑलमोस्ट काफ़ी इवेंट होते हैं पाकिस्तान में जिसमें रोइंग जो है वो उसको निकाल दिया जाता है। तो मेरी ये भी हुकूमत से अपील है कि इसको काइंडली हर इवेंट में शामिल किया जाए, ताकि जो भी आगे नौजवान इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इसको देखें और इसमें आएँ और अपना शौक़ पूरा करें। कितना किरदार रहा इसमें आपके घर वालों का, दोस्तों का, कोच का, आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके इदारे का? जी, घर वालों का तो बहुत सपोर्ट है, उनकी तो ऑलमोस्ट सभी सपोर्ट उनकी है मैं तो कहूँगा। लेकिन उनका काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डाइट वगैरह, मतलब जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे वक्त पे देते हैं। और जो मेरे कोच हैं वो भी मुझे अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, वहाँ मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, किसी किस्म की कमी नहीं है वहाँ भी। और जो हमारे वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो भी काफ़ी तरजीह दे रहे हैं स्पोर्ट्स को और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का। अच्छा, आपको एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राना सिकंदर साहब ने बुलाया था, कैसी रही मुलाकात? क्या बातचीत हुई? क्या स्पोर्ट का ऐलान किया? हंस क्यों रहे हैं इतना? अच्छा नहीं था क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया है और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है करेंगे। और उन्होंने ऐलानात भी किए थे और वो भी पूरे हुए हैं। कुछ रहता है वो उनसे। क्या रहता है? क्या ऐलान हुआ जो पूरा मैं नहीं यहाँ हुआ? तो नहीं बता सकता। अच्छा। और उनसे दरख्वास्त है कि वो जो है उन्होंने किया था वो काइंडली अपना पूरा करें। हमारे यहाँ पे कोचिंग कैसी है रोइंग के हवाले से? जी, मेरे जो कोच हैं उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान और दुनिया का जो नंबर 1 कोच है, ICEP इस तरह का कोई है, उन्हें अभी स्विट्ज़रलैंड से कंप्लीट किया है। बड़े अच्छे कोच हैं, उन्होंने रोइंग में किया और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चा उनसे तकरीबन 1 साल ट्रेनिंग कर लेगा ना, वो इंशाल्लाह एशियन चैम्पियन तो लाजमी होगा, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए काफ़ी जो है 2-3 साल कम से कम चाहिए। अभी क्या कमी महसूस कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी इदारों के हवाले से कि उनमें क्या सहूलियात होनी चाहिए खेलों को लेके? जी, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा रोल किरदार अदा कर रही है और हुकूमत से भी यही अपील है कि वो मज़ीद जो है वो स्पोर्ट्स के इवेंट करवाएं और करवा भी रहे हैं। जैसे कि CM गेम्स हो रही हैं, उसमें रोइंग ऐड नहीं है, तो मेरी दोबारा यही अपील है कि रोइंग ऐड करें और मज़ीद जो है इवेंट करवाएं, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट करे और जैसा कि नशा और इस तरह की जो है लत है उनसे बचें। क्या ओवरऑल रुझान क्या है स्टूडेंट्स का, यूथ का, खेलों की तरफ आ रहे हैं? नहीं, ओवरऑल तो हम भी हॉस्टल में रहते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो हॉस्टल में मोबाइल का यूज़ करते जा रहे हैं और वो उनको मैं भी जितना हो सकता है कहता हूँ कि काइंडली अपना जो है वो फिटनेस का भी ख्याल करें, अपनी फिजीक का ख्याल करें, लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो मोबाइल के अंदर घुसे। तो आपको किस चीज़ ने फोर्स किया कि आपने आप कह लीजिए कि मोबाइल, लेजर टाइम, फैमिली टाइम सब सेक्रीफाइस करके आप इस तरफ आए? जी, मैं स्पोर्ट्स का मुझे शुरू से ही शौक था। मुझे अभी भी याद है कि मैं 4th क्लास का स्टूडेंट था और मैं सुबह फजर के टाइम में नमाज़ पढ़ के ऑलमोस्ट रनिंग में कंपलसरी करता था और वहाँ से मुझे ये शौक जज्बा पैदा होता गया और मुझे अच्छी गाइड करते रहे मेरे भाई, मेरे मामू लोग हैं, वो मुझे बड़ा गाइड करते थे कि आपने स्पोर्ट्स करनी है और मैं
वो हर टाइम मेरे बाद में जेन में रहती है, और मैं तब से चलता सफ़र ये आज तक यहाँ पहुँच गया। तो ये फिर कामयाबी का सिरा भी उन्हीं के सर जाता जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि जो मामूल लोग हैं मेरे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। बिल्कुल सही है। अब मुझे ये भी बताइए कि जो लोग आना चाहते हैं इस खेल के अंदर, उसके लिए क्या मशवरा है आपका? अभी फ़िलहाल 2 ही प्लेटफॉर्म है लाहौर में, इधर पंजाब यूनिवर्सिटी है एक, और एक उसके सामने क्लब है लाहौर रोइंग क्लब। उधर आएँ और इंशाल्लाह हम अच्छा उनको गाइड करेंगे, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, जो भी उन हो सका हमसे उनको कहेंगे, और वो आएँ और वेलकम है उनके लिए, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा उनको फ़ील होगा, बड़ी अच्छी फिज़ीक बनेगी उनकी, और ये सब कुछ उनको अवेलेबल होगा। आपने समझते कि ये सिर्फ एक क्लब का होना बहुत कम है कि जिस तरह से एक इंटरनेशनल खेल है और उसके अंदर बहुत से लोग आना भी चाहते होंगे। अब आपकी स्टोरी से मुतासिर होने के बाद बहुत से लोग इस बात की ख्वाहिश रखेंगे कि वो इस खेल के अंदर आएँ, तो एक क्लब तो सफिशेंट नहीं होगा। जी हम बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा इनका जो है रोइंग का वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, और इधर भी होनी चाहिए। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा जो पाकिस्तान की हुकूमत है। उम्मीद है कि बड़े जो मेडल्स आएंगे, जिस तरह ओवरऑल क्रिकेट है पाकिस्तान की, उनको जितना फैसिलिटेट किया जाता है उससे कम से कम 20% रोइंग को भी किया जाए, तो इंशाल्लाह बड़े एथलीट हैं जो इसको लेके चलेंगे और आगे इसका अपना करियर कह लें या शौक कह लें, इंशाल्लाह वो बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, यानी आपने अपनी यूनिवर्सिटी को तो बताया, लेकिन बाकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर में, ऑलमोस्ट कुछ 7 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, जिसमें GCU है, जिसमें UET है, युवास है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स है, और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के आपस में मुकाबले होते हैं, और क्या इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इंडोर रोइंग के तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, और आउटडोर के जो हैं वो ऑलमोस्ट कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास हैं, क्योंकि उसके लिए एक पानी का काफ़ी होना, जैसे कि डैम है, वहाँ पे ये चलती हैं कश्तियाँ। तो इंडोर जो है वो हर साल पाकिस्तान के अंदर HEC एक इवेंट कंडक्ट करवाती है, जिसे ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटीज़ कहते हैं, और ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटियों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट टाइम IBA कराची में हुई है, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन की है, और मैंने 5 मेडल वहाँ पे हासिल किए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी मुझे बताइए कि किस एज ग्रुप किस एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रैक्टिस या इस खेल में हिस्सा लेना? सर आउट ऑफ कंट्री के तो जो एथलीट हैं वो तो ऑलमोस्ट 10 से 15 तक, मतलब वो अच्छा, उनको हर चीज़ का पता होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इसकी इतना रुझान नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वो तब भी होता है जब बंदा कॉलेज में आता है या यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तब भी पता चलता है कि रोइंग भी गेम है। बिल्कुल सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, और आपको मुबारकबाद भी, और आपका इस बात का भी शुक्रिया कि आपने इस खेल में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया, और इसका भी कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, उसके बाद अगली स्टोरी पे जाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर के इलेक्शंस पे बात करेंगे। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये जो धांधली के इतने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कि किस हद तक सदाकत है इन तमाम इल्ज़ामात में? उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। धांधली के इल्जाम तो देखिए कौन से इलेक्शंस में नहीं लगे, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बसेस भिजवाई गई, इसे प्री पोल रेटिंग कहते हैं, और इसके साथ इसके ऊपर एतराज भी उठाया गया। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज भी उठाया कि ये क्यों भेजी गई वहाँ पे बसें, क्योंकि इससे एक रास्ता खुल गया है। अब आइंदा पंजाब के इलेक्शंस होंगे तो क्या KP से और सिंध के फंड्स इस्तेमाल होंगे पंजाब के इलेक्शंस में, तो फिर उस वक्त बुरा मनाएंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और ये इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। इसको बहुत एहतियात से करना चाहिए था, इसलिए कि कश्मीर एक डिफ़िकल्ट रीजन है, और वहाँ पे इस वक्त इंडिया की बहुत नज़र है, वहाँ बहुत तैयारी हो रही है, तो इस किस्म का खेल नहीं खेलना चाहिए था। वहाँ पे सियासी जमातों को एहतियात से काम लेना चाहिए था इस मामले में। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिस तरह से फुटेजेस हमने देखी, बल्कि हमारी टीवी स्क्रीन पे भी चल रही है, कि बैलेट बॉक्सेस को गाड़ियों में उठा के ले जाया गया, किस हद तक इलेक्शन तो नज़र आ रहा है कि बड़ा मुतासिर हुआ, इलेक्शन कमीशन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी आप नहीं समझते कि सवालिया निशान है?
देखें, ये अब 2013 से ये सिलसिला चल रहा है, वो 35 पंक्चरों वाला किस्सा और ये वो। जब आप पे इल्जाम लगता है और दूसरी पार्टी को, ऑपोजिशन को, किसी और कैंडिडेट को एतराज होता है कि इलेक्शन के अंदर कोई इरेगुलरिटीज हुई हैं, धांधली हुई है, तो जब उसकी तहकीकात नहीं हुई, अब हमारे पास इतने 2 दहाइयों के ये सारा किस्सा मौजूद है, रेफरेंडम्स हुए और इलेक्शंस हुए और कोई इलेक्शंस इस मुल्क में कभी क्रेडिबल नहीं हो सके। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर ये जब और उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो फिर ये सब कुछ होगा। लोगों को अब एतमाद है, जो ताकत में बैठा हुआ है उसे इस बात का यकीन है कि अगर मैं डब्बे उठा के ले जाऊंगा और उसमें जो मर्जी करूंगा तो फिर उसके बाद तो खाली हाथ मलना और चीखों पुकार रह जाती है ना, इसके ऊपर एक्शन तो कोई होगा नहीं। तो जो भी ताकत में होगा ये काम अब कॉन्फिडेंस से करेगा। डॉक्टर साहब, ये जो दो प्रिजाइडिंग अफसरान की मुअत्तली और गिरफ्तारी है, आपने समझते कि ये फौरी फौरी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है? इससे क्या होगा? क्या इससे जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हो जाएंगी? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे पूंछ सेक्टर के अंदर वो सारा चल रहा है मामला, उसको एड्रेस करने का किसी ने कोई, हमारे सामने तो कोई अभी तक ऐसी बात नहीं संजीदगी से उसे टेकअप करने की कोई मामले को। तो बिल्कुल ये बहुत अनफॉर्चुनेट है उसामा साहब जो हो रहा है, इसको सिर्फ बदकिस्मती कहा जा सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे बात की जाए तो इनका ये कहना होता है कि जी हम तो इत्तेहादी भी नहीं है, हमने, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आइनी बहरान से बचने के लिए हमने इनका साथ दिया। लेकिन सब जानते हैं कि तमाम आइनी ओहदे इंजॉय किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बजट के मामला हम देखते हैं कि उसके अंदर अपनी शराइत बनवाई जाती हैं। इस मौके के ऊपर हमने देखा कि इतने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम जो है वो इनके मौक़िफ़, दोनों के मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करेगी, और हकीकी अपोजिशन जो होनी चाहिए थी वो वैसे इस इलेक्शन का बाइकआउट किए हुए है? अब आपको वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसका मतलब समझ आ गया? उसके सम्राट अब सामने आ रहे हैं 18वीं तरमीम के। जो इस वक्त सारी सूरत हाल हुई है ये थी जी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर जब बातें होती हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, तो मैं इसलिए मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड नहीं होता कि वो भी कोई ऐसी बंदर बांट होगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी। नो, ये बिल्कुल ये काम ठीक नहीं है। इससे बहुत मुल्क को पहले नुकसान हो चुका है और अब भी ये खुदा न खास्ता मजीद नुकसान ना हो। आई एम सीरियसली वरिड, ये जो कुछ मामला सारा चल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर तीसरी पार्टी आईपीपीज जो है वो उसको सर किस तरह से देखते हैं, उनकी एंट्री को? उनकी एंट्री को कैसे देखें, समझाएं? उनकी क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? वो 2 इधर के 4 उधर के, वो इकट्ठे होके तो एक पार्टी बनी हुई है, और उनकी अपनी क्या स्टैंडिंग है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? अलीम खान साहब तो खुद हुकूमत में बैठे हुए थे। ये जो रावी का जो सारा किस्सा है, जो 1,10,000 एकड़ जमीन जो थी वो तो इसी हुकूमत ने इन्हें दी है। तो अब ये किस मुंह से उनके खिलाफ जाके बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही। और सर ये जो ये सारी हमने बातें देखा तो हमारे सामने है। जी, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। जो हकीकत है वो सबके सामने है। क्या ये बातें ढकी छुपी हैं लोगों से? और बच्चा जानता है लाहौर का यहाँ पे क्या चांसेस है होगा। सर कि कुछ सीटें जीत के कोलिजन में आ जाइए आईपीपीज? नहीं, आ जाएं, देखें कोलिशन में आ जाएं, बंदर बांट करके कोई हुकूमत बना लें, लेकिन उससे हमारा मसला ये है कि क्या उससे आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं? वो 12 सीटों वाला मसला एड्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि वो बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है कश्मीर के लोगों का कि 12 सीटें जो आपने अपने सारे मुल्क में बांट रखी हैं और उससे आप इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की हुकूमत साजी को, तो ये काम नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना सके। तो जब आप इस किस्म के काम करेंगे और इस पे किसी किसी पार्टी का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये पावर प्ले नहीं हो रहा, ये कोई बहुत संजीदगी से कश्मीरियों की हुकूक के लिए कोई आवाज़ उठाई जा रही है? हर आदमी वहाँ पे जाके फिर एक तकरीर करेगा और वही पुराने घिसे पीटे दावे। दैट इज़ वेयर वी आर। बिल्कुल सही है सर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इलेक्शन का बाइकआउट करना, सर इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए,
दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो इलेक्शन का बायकॉट करके आप अपने लिए जो आपकी जो सियासी स्पेस है आप उसको छोड़ रहे हैं, तो हम्म। सियासी हिसाब से तो ये एक अच्छा फैसला नहीं है। लेकिन उसूली हिसाब से देखा जाए तो फिर वो अगर उनको उनका इलेक्शन सिंबल नहीं दिया जाता, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, यानी जो सबको आज़ादी हासिल है, फिर वो अगर उन्हें हासिल नहीं है तो वो इलेक्शन लड़के, तो फिर ये इस नैरेटिव को अपने सर पे सवार कर लें, देखें जी इलेक्शन लड़ने आए थे और सारी सीटें हार गए। हम्म। क्योंकि ये अगर तो ये डब्बे उठा के घर ले जाके वहां पे वोट डलने हैं तो वो सारी सीटें हार जाते, फिर इनका ये नैरेटिव होता तो कि जी देखें इनको तो अवाम की सपोर्ट ही नहीं है, तो उनके पास बचत का रास्ता फिर इसके अलावा क्या था? दोनों तरफ से फंसते हैं। बिल्कुल सही है सर। ये जो 3 मराहिल में इलेक्शन करवाना है, पहला मराहिल नहीं आप समझते कि बुरी तरह से नाकाम हुआ है, अगले मराहिल में क्या होगा? ऐसा ऐसा ही कुछ धांधलीदार चीजें नजर आएंगी? उसामा साहब देखें, कामयाबी और नाकामी का तो हमने कोई बेंच मार्क मुकर्रर करना होगा, यानी कोई म्यार मुकर्रर करना होगा कि इसको हम कामयाब इलेक्शन कहते हैं और इसको हम नाकाम इलेक्शन कहते हैं। कामयाब इलेक्शन वो हैं जिसमें सारी पार्टीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिन्होंने वोट डाले हैं वो उसके नताइज से मुत्तफिक हैं, सेटिस्फाइड हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो नाकाम है इलेक्शंस, और अगर ये हुआ है तो कामयाब है इलेक्शंस। तो अब आप देख लीजिए कि इसके ऊपर क्या सुनने में आ रहा है, कैसी बातें हो रही हैं। तो अगर आप इसको कामयाब इलेक्शन कहना चाहें, कामयाब कह लें, तो डेफिनेशन तो होगी ना कामयाब इलेक्शन की कि कैसा होता है कामयाब इलेक्शन। जाहिर है जिससे जिसमें धांधली ना हो वही कामयाब होगा ना सर। जिससे लोग सेटिस्फाइड हों, यस। लोग सेटिस्फाइड हों, जिन्होंने जिन्होंने वोट डाले हैं उन्हें पता हो कि ठीक है। और आप जानते हैं सब हलकों में लोगों को अंदाजा होता है कि कौन सा कैंडिडेट तगड़ा है, कौन जीत रहा है। और अगर इस तरह का कोई सरप्राइज मिल जाए, कोई बहुत क्लोज फाइट हो, कोई 2-4 हज़ार वोटों वाली, और वो भी है ऐसे हलके में जहां पे कोई 3-3.5 लाख वोटर्स हो, तब तो खैर बात बनती है कि चले बहुत क्लोज फाइट थी और उस क्लोज फाइट का भी अंदाजा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी को 6,000 वोट पड़े हों और वो इलेक्शन अगले अगले सुबह वो जीत के आ जाए तो लोगों से आप ये भी कहें कि वो अब इसे माने भी। लोग नहीं मानते ऐसी बात। बिल्कुल सही है सर। हमने देखा जिस तरीके से पोलिंग स्टेशंस में आग लगाना, गोलियां चलना, हसास, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम का दावा भी किया गया। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि हम सिक्योरिटी भी प्रॉपर जो है वो मुहैया नहीं कर सके इन इलेक्शंस के लिए? देखें, सिक्योरिटी तो प्रॉपर ही मुहैया होती है। सवाल यह है कि नौबत यहाँ तक पहुंची किस तरह, क्यों पहुंची, ये है सवाल। कि वहां पे पूंछ सेक्टर के अंदर अगर लोगों का एहतजाज है, अब नंबर्स पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं 50,000 है, कुछ कह रहे हैं 5,000 है। मैं कह रहा हूँ 2,000 लोग भी अगर उससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो 2,000 लोगों की अहमियत है, उनकी जो भी ग्रीवेंस है उसको एड्रेस होना चाहिए। अब इसमें कहें कि इंडियन फैक्टर है, बिल्कुल होगा। सॉरी। जी। लेकिन इंडियन फैक्टर तब आता है उसामा साहब जब आप वो गुंजाइश पैदा करते हैं। इंडियन फैक्टर और किसी हल्के में क्यों नहीं आ रहा? लाहौर के किसी हल्के में इंडियन फैक्टर क्यों नहीं आता? इसलिए कि यहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, वहाँ के मुख्तलिफ हैं। तो जब आपका एक सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अंडरस्टैंड? तो इंडियन फैक्टर तो आएगा। इस वक्त इंडिया के मीडिया में देखें किस तरह इस चीज को उछाला जा रहा है, एक एक चीज को जो है पकड़ के वो बात का बतंगड़ बनाया जाता है। तो बात होने ही क्यों दें हम पहले? सवाल तो ये है कि वो बात इन द फर्स्ट प्लेस वो बात हो क्यों रही है? तो ये है प्रॉब्लम यहाँ पे इलेक्शंस का। तो ये इस तरह इलेक्शंस कराएंगे तो पहले डिस्क्रेडिटेड है सारे इलेक्शंस। फिर एक ऐसी हुकूमत बन जाएगी जिसको कोई नहीं मानेगा, जिसके ऊपर फिर शोर शराबा होगा, फिर बात वहीं की वहीं है। तो आपने इसको प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है 2-3 पार्टियों ने इसके लिए अपने लिए, तो बंदर बांट कर रहे हैं। तो अगर इससे कोई फायदा होता है तो देखते हैं कैसा फायदा होता है। सर कुछ जल्दबाजी की है हमने इलेक्शंस करवाने में? वेट कर लेना चाहिए था, जीबी इलेक्शंस के टाइम पे ही हमने अनाउंस कर दिया। दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए था। जैसे हालात हैं, पहले वहाँ पे ज़रा अमन अमान की सूरत हाल हो जाती। देखिए, लोगों का कॉन्फिडेंस आपके इंतखाबी अमल में होना ज़रूरी है। और ये 1980 का ज़माना नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। अब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये अगर ये 80 और 90 की दहाई की प्ले बुक यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए तो सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो प्ले बुक अब चलती नहीं है।
फिर आप मीडिया पे पाबंदी लगाएं, फिर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करना शुरू कर दें, फिर लोगों को ट्रैक करें। ये इस बात का हल नहीं है। कब तक करेंगे और कितने लोगों को करेंगे? बिल्कुल सही, कितने लोग? बिल्कुल सही। और सर ये जो टर्न आउट बड़ा कम नज़र आया, जितना हमने अपने नुमाइंदों के थ्रू देखा, जितना हमने कैमरे की आंख से देखा, उसमें हमें इतना टर्न आउट नज़र नहीं आया। उसकी वजूहात भी आप समझते हैं कि यही कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे जिस तरह से मामलात हैं, यही वजह रही होगी? टर्न आउट का अच्छा ना होना तो इस बात की दलील है कि लोगों को आपके इंतखाबी अमल पे भरोसा नहीं है। हम्म। साफ बात है, लोग आना ही नहीं चाहते। क्या करें आके? उन्होंने पहले इलेक्शंस देखे हैं, पिछले मैं फरवरी 24 के इलेक्शंस की खाली बात नहीं कर रहा, 18 के इलेक्शंस भी देखे, 13 के भी देखे, उससे पहले 2008 के भी देखे। तो सारे इलेक्शंस जब आपको पता है कि मैच फिक्स्ड है, तो कौन जाएगा घर से वक्त जाया करने के लिए? ये जो फिर इल्ज़ामात आपको हैं जो सारे के सारे, फिर ये जो, आपको जी जी प्लीज़ सर कंप्लीट कीजिए। यस, फिर आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर लें, फिर उस बाकी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही। और सर ये जो इल्ज़ामात हैं, राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ तो उसी वक्त धांधली की बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि जानबूझ के मुतनाज़ बनाया जा रहा है, वफाकी हुकूमत किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे, ये नदीम अफजल चंद साहब जो है वो कह रहे हैं। तो ये बयानात भी कह लीजिए कि फ्रेंडली बयानात हैं। अगर ये मैच फिक्स्ड है तो सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। हम सब जानते हैं कि ये क्या बयान आते हैं। मतलब ये है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, मानते नहीं हैं, उस सारे सिस्टम का हिस्सा है, उससे आप उसके बेनिफिशरीज हैं। हम्म। और इवन पीटीआई के बहुत से लोग इसके इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। मैं तो एक पीटीआई के एक बहुत बड़े लीडर हैं जिन्होंने बहुत हंगामा कर रखा था अब से कुछ अर्सा पहले, बहुत वो हर वक्त मीडिया में रहते थे। पता चला कि जी उनकी फैमिली के पास भी इसी हुकूमत का दिया हुआ ब्लू पासपोर्ट है। अब क्या करें जी? हम्म। तो तीनों फिर ठीक है जी। बिला तफरीक जो है वो, हाँ हाँ, उन्होंने दुबई में वो लंबी चौड़ी जायदादें खरीदी। बिल्कुल सही है सर। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो ये बताइएगा कि क्या अवाम जो है वो अपना रिस्पांस दे चुकी कश्मीर के अंदर, वो जान चुकी कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं उनके साथ? देखिए, इस सवाल का जवाब देते हैं कि जब आप ये सब कुछ करेंगे तो उसके बाद आप इस्टेब्लिशमेंट से ये गिला भी करेंगे कि जी इस मुल्क में जमहूरियत को चलने पनपने नहीं दिया जाता। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद कर रही हैं ये हरकत। तो फिर ये किस मुंह से जमहूरियत को डिफेंड करेंगी आके? फिर ये जमहूरियत के चैंपियन बन जाएंगे, फिर लेक्चर्स देंगे हमें जमहूरियत की अहमियत और अफादियत पे। तो हम्म। फिर जब ये काम आप खुद करेंगे और इसको आप सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से कैसे गिला करेंगे? फिर बिल्कुल आप सही। कहते हैं कि जी इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चली, मार्शल लगते रहे, हाइब्रिड रिजीम है, ये है, हमें हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पैर तो खुले हुए हैं ना। आप यहाँ से गुजर के चले जाएं कहीं, आप छोड़ दें इस काम को। बिल्कुल सही। बैठना भी है, बैठना भी है, पैसे भी कमाने हैं और एतराज़ात भी करने हैं। अब ये तीनों चीज़ें कैसे जमेंगी साथ में? बिल्कुल सही है। फैसल साहब मौजूद हैं हमारे साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, उनसे सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, बताइएगा कि जी क्या क्या सूरत हाल रही आज सारा दिन इंतखाबात के हवाले से? जी बिल्कुल सर, आज आज़ाद कश्मीर जो है कि मीरपुर असम्बली के 4 हल्कों पर जो है पोलिंग का अमल हुआ, और जिसमें जिला मुस्तफ़ के हल्का LA2, LA3 और LA4 में जो है वोटर ने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद देखने में ये देखा गया कि वोटर जो है उनकी बहुत कम तादाद जो है उनने पोलिंग का रुख किया, और बहुत कम तादाद में वोटर जो है वो उनने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही। और कोई अभी तक रिजल्ट अनाउंस हुआ? नहीं सर, अभी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का असम्बली इंतखाबात का जो मरहला है वो पोलिंग मुकम्मल हो गया, जबकि मुख्तलिफ जो है पोलिंग स्टेशनों पर वोटों की गिनती जारी है। ताहम अभी तक जो है मुकम्मल रिजल्ट जो है वो इशू नहीं किया गया। फैसल टर्न आउट कैसा रहा है आज? सर टर्न आउट के हवाले से अगर बात की जाए तो जिला हाजीपुर के अंदर जो है
आज वोटर्स की बहुत कम तादाद देखने को मिली है। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम भी एक्स्ट्रा टाइम दिया, 5 बजे पोलिंग का जो अमल था वो मुकम्मल होना था, लेकिन उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने पोलिंग का वो टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी गई, 6 बजे तक कर दी गई। लेकिन उससे ये आया कि 6 बजे तक भी लोगों की बहुत कम तादाद हमें देखने को मिली है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका फैसल, आपने वक्त दिया। डॉक्टर हसन साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद इकबाल साहब, चीफ रिपोर्टर रोज़नामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमने सिंध में 2026 के पहले 6 माह में जो 729 बच्चों में HIV की तशखीस हुई है उसके हवाले से बात करनी है। सर ये बताइएगा कि क्या बुनियादी वजह नज़र आती है आपको इस इजाफे की? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। आप सिंध की बात कर रहे हैं, इससे पूरा पाकिस्तान महफूज नहीं है एड्स से, और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में एक कौम मुत्तहिदा का अदारा है UN एड्स, उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हमारे पास 80,000 के करीब केसेस मौजूद हैं जिनमें एड्स के, जिनमें से सिर्फ जो बच्चे हैं वो सिर्फ पूरे मुल्क में 10,000 हैं। लेकिन UN एड्स कहता है कि नहीं, वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। वो कहता है कि नहीं, 2 लाख से ज़ायद जो छोटे बड़े ख़वातीन और मर्द और बच्चे मिला के है वो तादाद पाकिस्तान में और बढ़ रही है। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ, अब सिंध की बात कर रहे हैं, तो सिंध तो इससे महफूज ही नहीं है। सिंध में पंजाब से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और अब तो देखें, जो मैंने रिसर्च किया है, अब तो पहले ये था कि ये फ़लू की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंतकाल खून, जो मरीज़ का जो बीमार खून है, जो एड्स ज़्यादा मरीज़ है, उसका जो ब्लड है, जब वो दूसरे किसी बच्चे को लगता है या मर्द को लगता है, खतून को लगता है, तो वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं, उसके मरीज़ बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो अब हालत ये हो गई है कि हम इसकी तशख़ीस नहीं कर पा रहे बर वक्त। मैं आपको अगर अभी एक मिसाल देता हूँ, आज एक लाहौर के बड़े अस्पताल की, जहाँ सरगोदा से एक मरीज़ शाजिया नमी आज ही मुंतकिल हुई है। बड़ी खौफनाक ये स्टोरी है कि आज से 2 साल पहले उसका गंगाराम में ऑपरेशन होता है, C-सेक्शन होता है, सर्जरियन होता है, तो वो एड्स से पाक होती है। आज जब वो उसको इन्फेक्शन हुआ, दोबारा हॉस्पिटल सरगोदा में गई, तो वहाँ पता चला कि उसको जो एड्स है वो उसमें लाक हो चुकी है। मतलब ये, तो फिर वो गंगाराम में दाखिल है। तो देखें, इससे मतलब साफ ज़ाहिर है कि पहले वो बेचारी ऐसी कितनी ही शाजियाँ हैं, ऐसी कितनी ही अल्लाह रखी हैं, जो वो पहले उनको एड्स नहीं होता, जब उनका कोई ऑपरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्पतालों के जो ऑपरेशन थिएटर हैं वहाँ पे जो हालात हैं वो एड्स ज़्यादा मरीज़ों के और तंदुरुस्त मरीज़ों के मिक्स हो चुके हैं। अब वो बेचारी शाजिया, जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके पेट में अभी भी मौजूद है, लेकिन देखें उस बेचारी का क्या गुनाह है। वो तो तंदुरुस्त आई थी गंगाराम में और यहाँ से एड्स लेकर चली गई, फिर दोबारा होगी। ऐसे कितने ही दूर दराज इस वक्त पंजाब जो है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट इसके मरकज़ हैं। एक तो कोट मोमन है पंजाब के अंदर, और दूसरा जो है तौंसा है। इसमें बहुत सारे बच्चे, बड़े छोटे एड्स के मरीज सामने आ रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे बड़ी जो WHO कहता है, वो कहता है कि जो बीमार खून है, जो एड्स ज़्यादा मरीज़ का खून है, जब वो किसी और बंदे में मुंतकिल होता है तो उसको एड्स हो जाता है। एक दूसरा WHO ये कहता है कि एक जो सिरिंज है, ये दूर दराज इलाकों में डिस्पोजेबल सिरिंज का रवाज आज भी नहीं है। शीशे की सिरिंज और शीशे की नीडल, वो एक मरीज से वो 10 मरीजों को गांव में, देहातों में इंजेक्शन लगा देते हैं। और जब एक से दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, इस तरह इसके वजूहात बहुत ज़्यादा है। एक इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि जो हम शेव करवाते हैं, हजाम के पास जाते हैं, वहाँ जो रेज़र, दूर दराज इलाकों में आज भी ये कल्चर है कि उसका रेज़र जो है वो एक ही रेज़र, उसमें ब्लेड इस्तेमाल तब्दील नहीं करते। उसमें एक वो पुराने ज़माने वाला उस्तरा है, उसी से वो शेवें किए जाते हैं। जब वो खुदा न खास्ता किसी एक को होती है तो वो उसको कट लगता है, और उसका खून जब दूसरे को कट लगता है तो उसमें मुंतकिल हो जाता है। और इससे भी बड़ी वजह ये सिरिंज का इस्तेमाल है। जो सिरिंजें हम एक ही मरीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी नाहली ये है हमारी कि हम इसकी जो है इसकी हम स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा
कि आज से 3 साल पहले हमने जेलों की स्क्रीनिंग की थी जी। और वहाँ भी एड्स के बहुत सारे मरीज सामने आए थे। उसके बाद वो जो रिपोर्ट्स थी वो फाइलों में दफन हो गई। बाद में ना तो उनकी कोई वैक्सीनेशन की गई और ना ही उनका प्रॉपर। अब इस वक्त पंजाब हुकूमत कह रही है कि 80,000 केसेस हैं, 61,000 जो है वो हमारे उनको रजिस्टर्ड हैं और उनका हम इलाज कर रहे हैं। तो सिंध का तो खुदाई हाफिज है, KPK का खुदा हाफिज है। पंजाब में तो फिर भी जनाब वाला कोई इलाज मुआवजा हो रहा है, कोई थोड़ी बहुत तशखीस हो रही है और इनको अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंध की तो वहाँ तो बाबा आदम ही निराला है। चंद कराची जैसे शहर में एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, सांगड़ में बढ़ रही है, इसी तरह ये जो इस्लाहात मीरपुर खास में बढ़ रही है। 2019 में जो इस्लाहात की बात की गई रतुल रुकेस आने के बाद, इसका मतलब ये है कि फिर नहीं हो सकी ना इस्लाहात? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकी। उस पर अमल, उसकी रूह के मुताबिक जो अमल करना था वो नहीं हो सका। अब हमने जो हर सूबे में हेल्थ केयर कमीशन तो बना दिया, जिसने क्लिनिक जो अताई है, अताई इसमें सामा साहब, अताई इसमें जो बड़ा रोल है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आज भी अतायत मौजूद है, लाहौर जैसे शहर में अताई मौजूद है। अब सिंध का तो मैंने कहा कि बाबा आदमी निराला है, वहाँ तो चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। और वहाँ पर ये मरीजों की तादाद बढ़ना और छोटे बच्चों में ये सामने आना, उसकी एक ही वजह है कि माँ के जिस माँ को है उसमें 80% ऐसे बच्चे होंगे जब वो दुनिया में आएंगे तो उनमें एड्स, ये वायरस जो है वो फैल जाएगा। अच्छा, इस पे एक बात मुझे और बताएंगे कि अगर पाकिस्तान में HIV की तशखीस हो जाती है तो पाकिस्तान में इसके इलाज, इसकी सहूलियात, इसके फॉलोअप, इसकी मेडिसिन, इसके क्या इंतजाम हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें जी, इसके लिए WHO भी आपको जो है वो मेडिसिन फराहम करती है। एड्स सेंटर मौजूद हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। पंजाब के अंदर एड प्रोजेक्ट तो मौजूद है, इंस्टादे एड्स का अदारा तो मौजूद है, वहाँ पर अफसरशाही भी मौजूद है, सैर सपट्टे भी होते हैं और सर्वे भी होते हैं। लेकिन जब किसी को एड्स होती है ना तो आज भी यकीन करें कि कोई डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही और उसको अछूत समझते हैं और फिर मुआशरे में वो शख्स, बहुत सारे केसेस तो ऐसे आखिरी स्टेज पर पहुंचे, क्योंकि एड्स एक इन्फेक्शन है ना, एक से दूसरे को जाती है। वैसे क्योरेबल है जी, क्योरेबल है 100%। लेकिन इसमें शर्म का बड़ा अंसर है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि कल ही मुझे सरगोदा से, जिस खतून की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल ही मुझे कहा हाय हमारी बहन को एड्स हो गया। अब हम पहले तो वो छुपा रहे थे, बाद में जब मैंने तहकीक की तो मुझे शर्म आई कि हमारे हॉस्पिटलों में आज भी ऐसा हो रहा है कि वो बेचारी तंदुरुस्त थी, उसका सजेरियन हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब आज वो मारे फेरे थे कि हम, उनको इतना पता नहीं है कि हमने टेस्ट कहाँ से करवाने हैं, इसके पूरे अपने ख़ानदान के टेस्ट करवाने हैं या सिर्फ मियाँ बीवी के होने हैं। एक जिस्मानी तल्लक भी है इसमें, एक इजाफे का बायस बनता है कि नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे कानून बनते हैं और SOP बनते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से ये एड्स भी बढ़ रही है। कि शादी से पहले टेस्ट हो जाना चाहिए, एड्स का भी हो जाना चाहिए, हेपेटाइटिस का हो जाना चाहिए, TB का हो जाना चाहिए। हुकूमत दावे तो करती है कि हमने SOP बना दिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा कि शादी से पहले हर बंदे का टेस्ट होना है, 3-4 जो डिजीज़ हैं उनका टेस्ट होना है, खुसूसन एड्स का टेस्ट होना है, हेपेटाइटिस का होना है, TB का होना है। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। कभी आपने सुना है कि किसी शादी से पहले के? नहीं, कभी भी नहीं। शादी से पहले देखिए सिस्टम कैसे बनना है, इनके सिस्टम जो है वो इतने ज़्यादा, आप क्योंकि फील्ड से हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के सिस्टम इतने वीक और इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसके अंदर तो आपकी शादी तो हो जानी है, उसके परत के ऊपर जो मौलवी ने लेके आना है, रजिस्ट्रेशन तो बाद में है। यही अगर नादरा पहले इजाज़त ले नादरा से कि जी यहाँ से फॉर्म आपको तब मिलेगा जब आप ये टेस्ट करवा लेंगे तो अमल दरामद होगा ना। वो जब तक नादरा के पास पहुँचना 4 बच्चे हो चुके होने हैं। जी ऐसे ही है। देखिए, इसमें मैंने आपसे ये कहा कि रूल्स मौजूद हैं, SOP भी मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। हमारे जो महकमे हैं ये लंबी तान के सो चुके हैं कि हमारे जहाँ पर 600 बंदा जाली अद्वियात खा के मर जाता है, उसके बाद हमें होश आती है कि हमने मैयर्स लेने हैं, हमने कॉल्प्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन एड्स का भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि भाई जो है ज़रूर अपने जिनसी तल्लुकात अपनी हम सफ़र से ज़रूर रखें, लेकिन उससे पहले जब एक नया सफ़र पर जाना है तो उसका टेस्ट लाजमी कर लिया जाए। इससे
बड़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल करने में, इसका फ्लो रोकने ये तो में। वन ऑफ द रीजन है ना, रीजन बाकी जो है, जैसे मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, स्क्रीनिंग और दीगर इकदाम का ऐलान किया गया है, तो इट मीन्स कि ये ना काफ़ी है या इन पे अमल दरामद नहीं हो रहा? इस पे देखें, पंजाब हुकूमत ने, मैं पंजाब की बात करूंगा कि इस पर सख्ती से जो है वो रूल्स पिछले 2 सालों से, तो इस पर सख्ती से जो है वो उन्होंने रूल्स भी लाए हैं, और कि एक सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसके लिए मशीनरी दी गई है, कटर दिए गए हैं हर अस्पताल के अंदर। ठीक है। लेकिन वो जो अमला है ना, उसकी भी बड़ी हद तक कोताही है कि वो जो हुकूमत ने मेयर्स लिए हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। और इस तरह देखें, एक सिरिंज आई थी हमारे यहाँ, जैसे आपने ऑटो सिरिंज जो है जी। वो एक दफ़ा जब उसको इस्तेमाल करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, और फिर उसको ज़ाया करना। आज भी लाहौर जैसे शहर में रावी के पार, रावी के किनारे देखें, शादरा से पहले तो यूजेबल जो सिरिंजें हैं इनके पूरे पूरे कारखाने हैं, उनका दाना बन रहा है। और एड्स का एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये तो कोई 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाकर इसको टेम्परेचर में जलाया जाएगा तो फिर भी नहीं, ये बड़ी मुश्किल मरता है। तो यहाँ पे दाना बन रहा है, जो सिरिंजें हैं अस्पतालों की चोरी होती हैं, जो फुजला है या जो उसकी वेस्टेज है, यूरिन बैग है, ब्लड बैग है, इस तरह की चीज़ों से दोबारा दाना बन रहा है। लेकिन ये आज का किस्सा नहीं है, ये पिछले 20 साल पुराना ये हो रहा है। बिल्कुल अब सही। इस हुकूमत ने और महकमा सेहत जो है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इसने बड़े मेयर्स लिए हैं, प्राइमरी हेल्थ ने मेयर्स लिए हैं, लेकिन माफिया कहाँ बाज आता है जब तक उनके सर में डंडा ना लगे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जावेद इकबाल साहब, आपने बड़ी आई ओपनिंग गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।